इस कहानी की लेखिका राधा गोयल जी हैं। गली जाजमपुरिया, भाग 1। सबसे छोटे देवर के बेटे की शादी थी। महिमा आगे ही बैठी हुई थी क्योंकि वो अपनी तरफ के सब रिश्तेदारों को जानती थी। बड़ा ही भव्य आयोजन था। देखकर बड़ी बुआ सास का लड़का बोला, महिमा, आज तुझे कितनी खुशी हो रही होगी। क्या कभी तूने सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे? यह सब तेरे त्याग और धीरज का नतीजा है। हमने तेरे वो दिन भी देखे हैं जब तू रात को 1 बजे सोती थी और सुबह 4 बजे उठ जाती थी। महिमा तो इन सब बातों को भुला ही चुकी थी। जो किया अपना फर्ज समझकर किया। बाद में उनके कहे शब्द दिमाग में गूंजते रहे और यादें किसी फिल्मी रील की तरह याद आने लगी। ठीक ही तो कह रहे थे हरे भाई साहब। जिस घर में शादी हुई वो किसी मुर्गियों के दड़बे से कम नहीं था। केवल 1 रसोई और 1 कमरा और रहने वाले 7 बहन भाई, सास, एक अविवाहित चाचा जी, एक मौसी का लड़का, एक बुआ का लड़का और एक मैं। जिस कमरे में रसोई थी वह शयन कक्ष भी था, स्नान घर भी और बैठक भी। टॉयलेट सबसे नीचे तल्ले पर पुराने स्टाइल में बना हुआ, जहां मल को ढोकर ले जाया जाता था। शौचालय में एक पत्थर लगा हुआ, उसमें एक बड़ा सा छेद। पानी की कोई व्यवस्था नहीं। अपना ताम लोट यानी पानी का लोटा जो सिर्फ शौचालय के लिए इस्तेमाल होता था, लेकर जाना। बिल्कुल संकरी सीढ़ियां और घर में इतनी भी जगह नहीं कि यदि कहीं जाना हो तो साड़ी भी बदल ली जाए। सुबह सवेरे उठकर 4 बजे स्नान करना पड़ता था ताकि सबके उठने से पहले ही नहा लिया जाए। नई नई शादी हुई थी तभी एक छोटा सा 6 बाय 8 फीट का कमरा बनवाया था, जिसमें एक सिंगल बेड के नीचे अलग से मोटे पाए लगवाकर काफी ऊंचा कर दिया गया था ताकि ट्रंक आदि सामान उसके नीचे रखा जा सके। शुक्र है कि ससुराल वाले सबसे ऊपर वाले तल्ले पर थे और सामने छत और जाल था। गर्मियों में उस मकान में रहने वाले 5 परिवारों के सभी लोग छत पर सोते थे। जो छोटा सा नया कमरा बनवाया था उसमें मैं और पति सो जाते थे। बरसात और सर्दियों में वह भी संभव नहीं था। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस लड़की के मायके में रहने वाले 6 लोग हों और 3 अलग शौचालय और 3 स्नान घर हों, वो ऐसे घर में जाएगी जहां स्नान घर नाम की चीज का तो अता पता ही नहीं है। शौचालय भी ऐसा जिसमें कम से कम 30 लोग शौच के लिए जाते थे और वह भी पुराने स्टाइल का बना हुआ। शुक्र है कि उसमें बिजली नहीं थी। यदि होती तो शायद सारा दिन उल्टियां करते ही बीत जाता। ऐसा माहौल कभी देखा नहीं था। माता पिता को भी घर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने रजत को उनके ऑफिस में देखा था। रौबदार चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी और रुआबदार पद। माता पिता को लड़का पसंद आ गया। पिताजी की बहन के जेठ ने बताया था। सारी बातें उसी के माध्यम से होती थी। उन्होंने बता दिया था कि घर में कमाने वाला केवल वही है और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। वह घर का सबसे बड़ा लड़का है जिसके पिता की मृत्यु 5 वर्ष पहले हो चुकी है और अपनी माँ
तथा 6 बहन भाइयों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। माता पिता को मालूम था कि उनकी बेटी के क्या सपने थे। बचपन से ही सपने थे कि एक ऐसा गांव बसाऊं जहां सब सुखी हों, जहां सारी बुनियादी सुविधाएं हों। वह उस गांव को एक सुंदर सुशिक्षित नगर में परिवर्तित कर सके। माँ ने यही कहा, अब तेरी तमन्ना पूरी होने जा रही है, ये इच्छाएं अब पूरी करना। बेटी ने इसे चुनौती के रूप में लिया। बस एक ही बात का अफसोस था, मायके में किताबें या अखबार पढ़ने पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं था। जितनी मर्जी किताबें पढ़ो। मायके में केवल गेट से बाहर निकलने या डिग्रियां हासिल करने के लिए आगे की पढ़ाई करने पर पाबंदी थी। मैंने तो फिर भी अपनी हठ ठान कर हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा पूर्ण कर ली थी। बाकी 2 छोटी बहनें मात्र 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाई और बड़ी बहन 5वीं क्लास तक। लेकिन एक बात अच्छी थी कि मायके में नियमित रूप से शक्ति पुत्र, राजा भैया, चंपक, चंदा मामा, सरिता, कादम्बिनी, कल्याण पत्रिका, सभी प्रकार की ऐतिहासिक पुस्तकें आती थी। कमरे की एक दीवार में सिर्फ पुस्तकें रखने के लिए अलमारी बनी हुई थी, जो पुस्तकों से ठसाठस भरी रहती थी। हाँ, गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ने की अनुमति नहीं थी। टार्जन की कहानियां, ब्राजील के घने जंगल, महाराणा प्रताप की वीर कहानी का पूरा उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और भी ना जाने क्या क्या पढ़ने की पूरी आजादी थी, सिवाय गुलशन नंदा के उपन्यास, दुर्गेश नंदिनी के खंड और कपाल कुंडला। किंतु ससुराल में किताबों या उपन्यास की तो बात ही छोड़ो, अखबार पढ़ना भी कत्ल करने जैसा अपराध समझा जाता था। एक यही बात दिल को सालती थी। मायके में कभी बड़े बड़े पीतल के बर्तन साफ नहीं किए थे, जो ससुराल में करने पड़ते थे। मायके में मिर्च इमाम दस्ते में कभी नहीं कूटी थी, नौकर मसाले पीस देता था। मायके में कभी गेहूं साफ नहीं किए, रजाई में धागे कभी नहीं डाले। ये काम बाजार में करवाया जाता था, लेकिन ससुराल में वह भी किया और सब कुछ हंसी खुशी किया। यह सोचकर किया कि सुविधाओं में रहते हुए तो हम अभावों में जीने की बातें कर लेते हैं, लेकिन सही मायनों में अभावों में रहकर खुशी से जीना और सभी की खुशी के लिए जीना ही तो सही मायने में जीना है। जिंदगी ने कदम कदम पर इम्तिहान लिए। सन 1970 में मेरा विवाह हुआ। मुझे बिड़ला मंदिर में दिखाया गया था। ससुराल के कम से कम 100 लोग थे। पसंद आने के बाद आसपास के रिश्तेदारों को खबर कर दी गई थी। एक को खबर हुई तो उसने आगे सबको बता दिया। बहुत से रिश्तेदार आसपास ही रहते थे। जब मुझे पसंद कर लिया गया तो सबके सामने कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, नमकीन वगैरह परोसे गए। सबने अपनी कोल्ड ड्रिंक में से जिसे वे थोड़ा सा पी चुके थे मुझे भी पिलाई। जिस चम्मच से रसगुल्ला खा रहे थे उसी चम्मच से मुझे भी खिलाया। मेरे जैसी लड़की जो कभी किसी का झूठा नहीं खाती थी, चुपचाप जो कोई अपनी झूठी चम्मच से खिलाता रहा, थोड़ा थोड़ा खाती रही। माँ को बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में आकर मना कर दूं, क्योंकि घर में भी जब बहन भाइयों से लड़ाई होती थी तो मैं उनके साथ एक थाली में खाना नहीं खाती थी। कहती थी कि तुम्हारी आदतें मेरे अंदर आ जाएंगी। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ जब सबने अपनी झूठी चम्मच से खिलाया। कोल्ड ड्रिंक के गिलास से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे, उसी गिलास से मुझे भी आग्रहपूर्वक पिला रहे थे और मैं बिना किसी विरोध के
उनके झूठे चम्मच से खा भी रही थी और उनके होठों से लगी झूठी कोल्ड ड्रिंक पी भी रही थी। यह बात माँ के लिए किसी 7वें आश्चर्य से कम ना थी। रिश्ता हो गया। 2 सगे फूफा जी को पता लगा। एक ससुराल के पास ही खाड़ी बावड़ी और एक पीपल महादेव में रहते थे। उन्होंने इस रिश्ते का बहुत विरोध किया। कहा कि लड़की को किस नरक में धकेल रहे हो? एक कमाने वाला है और 12 खाने वाले हैं। अभी सबकी शादी भी करनी है। यह लड़का सबसे बड़ा है। सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। लड़की सारी उम्र करते करते मर जाएगी। कर्ज का बोझ उतारते उतारते बूढ़ी हो जाएगी, मगर अपने लिए एक रुमाल तक खरीदने के लिए तरस जाएगी। लेकिन पिताजी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो रजत को ऑफिस में देख कर आए थे और उनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए थे। गोरा चिट्टा रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, रौबदार नौकरी। उस समय दोनों फूफा जी ने बहुत समझाया। उनकी बहुत नाराजगी झेलनी पड़ी, लेकिन पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि बहुत समय बाद जब मेरी बड़ी बेटी को पैरालिसिस हुआ, तब एक बार घर आए थे तो खुद ही कहने लगे कि यदि मैंने पहले घर देख लिया होता तो अपनी बेटी को कभी इस घर में नहीं देता। लेकिन मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। दिल में सोच लिया था, मेरा तो बचपन से ही अरमान था कि एक गांव बसाऊं जिसमें सब सुखी हों, और मेरा ससुराल भी किसी छोटे मोटे गांव से कम ना था। मुझे पता था अपनों के जीवन में खुशियां भरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके साथ 24 घंटे रहना पड़ता है। उनकी सारी अली झली झेलनी पड़ती हैं। बेगानों की जिंदगी खुशहाल करनी हो तो उनके साथ 24 घंटे नहीं रहना पड़ता। वैसे भी साथ रहते हुए कई बार ऐसा भी होता है कि जो जितना ज्यादा करता है उससे उतनी ही ज्यादा उम्मीद की जाती है। खैर, विदा होकर ससुराल आई। धर्मशाला में शादी हुई थी, वहीं डोली आई। कंगना खेलने की रस्म मायके में हुई, छड़ी से खेलने की रस्म धर्मशाला में। अपने और रिश्तेदारी के कम से कम 20 देवर थे। सबने अपनी लाडली और पहली भाभी को बड़े नर्म हाथों से छड़ी मारी। रजत और मैं भी खेले। फिर मुंह दिखाई और पैर पड़ाई की रस्म अदा हुई। मेरे आराम करने के लिए थापे के पास ही बिस्तर लगा दिया। शाम को भव्य जागरण था। मैंने ऐसा जागरण जीवन में पहली बार देखा। जागरण समाप्त होने पर जब सास के मायके वाले विदा हो रहे थे तो आंसू बहा रहे थे। मैं भौचक्की रह गई कि खुशी के मौके पर ऐसा क्या हो गया। यह तो अब समझ में आता है कि विधवा बेटी को खुशियां मिलें तो खुशी में भी आंसू आते हैं। धर्मशाला से घर आए। अभी कुछ रस्म बाकी थी। देवर गोद में बैठता है और उसे भाभी शगुन देती हैं। सबसे छोटा देवर गोदी में बैठा। यह हम लोगों में रिवाज होता है। उससे बड़े वाला बोला, मैं भी तो छोटा हूँ, मैं गोद में बैठूंगा। बीच की मंजिल वाला नीटू बोला, सबसे छोटा तो मैं हूँ, मैं गोद में बैठूंगा। ओए, सगा देवर गोद में बैठता है और मैं सगा और सबसे छोटा देवर हूं, तो गोद में मैं ही बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। उससे बड़ा देवर पिंटू बोला, लड़ो मत, बस हो गई रस्म पूरी। छोटा ही गोद में बैठता है, उठो अब, बहुत थक गई होगी। एक कनस्तर रसगुल्ले बच गए थे तो धर्मशाला से घर ले आए थे। मेरे अपने 6 ननद देवर, सबने एक एक रसगुल्ला खिलाया। नीटू जो बीच की मंजिल में रहता था, वो क्यों पीछे रहता। उनके प्यार को देखते हुए 7 रसगुल्ले एक साथ खाने पड़े। हमें तो मायके में भी मीठा खाने की बहुत आदत थी। 1 महीने में 40 किलो चीनी लग जाती थी। कोई यकीन नहीं करेगा। इसके अलावा गुड़ व खांड खाते थे। इसके बावजूद
किसी को मधुमेह की बीमारी नहीं थी। रोजाना बीच की मंजिल में रहने वाले 3 देवर और मेरे अपने देवर कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहते थे, चाहे वो 10 पैसे वाली मुल्ला की खीर ही क्यों ना हो। सुहाग रात थी। जैसा आजकल फिल्मों में दिखाते हैं, इस तरह की कोई टिमटाम नहीं थी। जो नया कमरा मेरे विवाह से 1 माह पूर्व बनवाया था, उसी के बाहर हमारे घर के कुछ लोग आगे तो कुछ कमरे की छत पर सोते थे। गर्मियों के दिन थे। हमारी फुसफुसाहट की आवाजें भी बाहर तक जाती थी। छोटा देवर पप्पू जिद करने लगा कि मैं भाभी जी के पास सोऊंगा। सास ने उसको डांट कर रोका। ये उसका रोज का काम था, मेरे पास सोने की जिद करता। मैं तो पतला सा हूँ, दोनों के बीच में आ जाऊंगा। मेरे एक तरफ भाभी जी और एक तरफ भाई साहब। और सास रोज उसे मना करती थी, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मैं अपनी बीवी को मम्मी के पास सुलाऊंगा। हाँ, देखूंगी कि तेरी बहू मेरी कितनी सेवा करेगी, वो तो वक्त बताएगा। अभी इतना बड़ा तो हो जा। ये भाभी जी हम सबके सोने के बाद दरवाजा क्यों बंद कर लेती हैं? ऐसा क्यों करती हैं वो? मरे, उसमें कम से कम इतनी लिहाज तो है कि सबके सोने के बाद रात को 1 बजे दरवाजा बंद करती है। वो सोचती हैं कि सब सो गए हैं, लेकिन मैं जागा रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो भाई साहब के आते ही रसोई में से खाना लेकर जाती हैं। फिर दोनों खाते हैं। खाना खाने के बाद रसोई में बर्तन रखकर फिर दरवाजा बंद कर लेती हैं। वो क्या सोचती हैं कि मैं देख नहीं रहा? मैं आंख बंद करके पड़ा होता हूँ। इनकी सारी आवाजें बाहर तक आती हैं। सारी रात भाई साहब को गाने सुनाती रहती हैं। खबरदार, जो तूने इस तरह से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, आगे से तू ऊपर छत पर जाकर सोएगा। नहीं, मैं तो नीचे ही सोऊंगा। एक दिन उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया, यह देखने के लिए कि हम रात को क्या करते हैं। मजबूरन वहां पर्दा टांगना पड़ा, लेकिन पर्दे से भी क्या होता? पर्दा तो आराम से बाहर से हाथ डालकर सरकाया जा सकता था। साथ वाले मकान में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बच्चे उसी शहर में उनसे अलग रहते थे। हमारी छत से उनकी छत लगभग 4 फुट ऊंची थी, जिस पर उन्होंने जाल लगवाया हुआ था ताकि कोई फांद कर उनकी छत पर न आ पाए। मैं रोजाना जाल में से हाथ डालकर उनके पैर छूती थी और वो ढेरों आशीर्वाद देती थी। दूधो नहाओ, पूतो फलो। कैसी संस्कारी बहू है, बड़ों की इज्जत करना जानती है। मुझे अक्सर नजर लग जाती थी। सास रोज ही 7 साबुत लाल मिर्च से मेरी नजर उतारती थी। मजाल है जरा सा भी धसका आ जाए। साथ में बुड़बुड़ाती जाती थी, जरूर इन अम्मा जी की नजर लगी होगी। महिमा, जो कि इतने बड़े घर की बेटी है, कैसे अभावग्रस्त माहौल में संघर्ष कर पाएगी, जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।